आप अभी मुझे सुन रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं और आपके अंदर एक अजीब सा एहसास है कि आप इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारें आपको ठोस लगती है। आपको लगता है कि आपके आसपास की दुनिया एक हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी जिसके अपने नियम हैं, जिसका एक वजन है और जिसका एक लॉजिक है। सुबह उठना, काम पर जाना, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना, सही और गलत के बीच फैसला करना, ये सब आपको एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा लगता है। हम सोसाइटी के बनाए धर्मों में, साइंस के रिग्ड कानून में और अपने खुद के डर में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि पावर हमेशा हमसे बाहर है। हमें लगता है कि पावर किसी आसमान में बैठे भगवान में, किसी पुराने मंदिर की मूर्ति में है या किसी बड़ी पॉलिटिक्स अथॉरिटी में है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, अपने दिमाग के उस शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए। अपने आसपास की इस परफेक्ट दुनिया को ध्यान से देखिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक झूठ है, एक बहुत बड़ा, सदियों पुराना और बेहद खूबसूरत झूठ, जिसे आपने और आपके पूर्वजों ने बिना सवाल किए सच मान लिया है। क्या हो अगर यूनिवर्स की सबसे रो, सबसे टेरिफाइंग और सबसे आदि शक्ति किसी आसमान में है या किसी धर्म ग्रंथों के पन्नों में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के सबसे अंधेरे, सबसे अनउलझे हिस्सों में छिपी है। एक ऐसी जगह जहां ना कोई मोरालिटी, ना पाप पुण्य का हिसाब है और ना ही वक्त का कोई वजूद। जब हम पाप शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चोरी, झूठ या कोई और बुरा करने का ख्याल आता है। लेकिन ऑस्टिन ओस्मान स्पेर की डार्क और प्रोफाउंड फिलोसफी में वाइस का मतलब कोई सामाजिक जुर्म नहीं है। स्पेर के अनुसार असली पाप कुछ और ही है। वो लिखते हैं कि वाइस, पाप, दरअसल डर है, विश्वास, फेथ, कंट्रोल और साइंस है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को बांध कर रखती है। और वाइट्रू, पुण्य या अच्छाई क्या है? स्पेर कहते हैं कि वाइट्रू सिर्फ और सिर्फ प्योर आर्ट है, अपने अस्तित्व को बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेस करना। आज हम फिलोसफी, साइकोलॉजी और कल्टिज्म की एक ऐसी डीप खाई में कूदेंगे जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, और जो जाते हैं वो अपनी पुरानी होश और आइडेंटिटी के साथ वापस नहीं आते। हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे डेंजरस थिंकर की, एक ऐसे इंसान की जिसने माइंड को हैक करने का कोड लिखा और जिसे हिस्ट्री ने मिटाने की पूरी कोशिश की। उसका नाम था ऑस्टिन ओस्मान स्पेर और उसकी सबसे प्रोफाउंड किताब थी द बुक ऑफ प्लेजर, द साइकोलॉजी ऑफ एस्टेसी। यह किताब कोई आम सेल्फ हेल्प मैनुअल फिलोसफी की बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं है। यह आपके कॉन्शियस माइंड, आपके अहंकार और आपकी सारी मेंटल कंडीशन को चीर देने वाला एक साइकोलॉजिकल हथियार है। यह एक ऐसी मैनुअल है जो इंसान के डिजायर्स को फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना सिखाती है, बिना किसी भगवान के आगे हाथ जोड़े या घुटने टेके। आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम धर्म, रिलीजन और भगवान, गॉड कहते हैं। हजारों साल पहले जब अर्ली मैन ने आसमान में बिजली कड़कते देखी या बीमारियों से अपने लोगों को मरते देखा, तो उसके अंदर एक डर पैदा हुआ। उस डर ने एक सवाल जन्म दिया,
और जब इंसान के पास जवाब नहीं था तो उसने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भगवान को आविष्कार किया। स्पेयर इस बात को पूरी तरह से नंगा कर देते हैं। वो कहते हैं कि गॉड, रिलीजियंस, फेथ, मॉरल्स, ये सब दरअसल डिजायर को कंट्रोल और एक्सप्रेस करने के अलग अलग मीन्स, तरीके हैं, और यह सब डर के द्वारा बनाए गए यूनिटी के आइडियाज हैं जो हमें बंधन में रखते हैं। स्पेयर का कहना था कि दुनिया के सारे रिलीजियंस दरअसल इंसान की अपनी इनकैपेबिलिटी का प्रोजेक्शन है। यह डर की इमेजिनेशन है और अंधविश्वास का पर्दा है। इंसान अपनी लिमिटेशन और अपनी मौत से डरता है। वो इस फैक्ट को हजम नहीं कर पाता कि शायद इस यूनिवर्स में उसका वजूद एक तिनके के बराबर भी नहीं है। इस इनसिक्योरिटी और डर से बचने के लिए वो एक ऑलमाइटी क्रिएट करता है। रिलीजियंस और फेथ स्पेयर के नजरिए में इंसान की अपनी ही बेवकूफ़ी की सजावट है। आप सोचिए, जब आप किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप दरअसल अपनी ही पावर को बाहर निकालकर किसी और को दे रहे होते हैं। स्पेयर फेथ को एक वर्च्यू, अच्छाई नहीं बल्कि डेनियल, सच्चाई से भागना और इडियोसी, बेवकूफ़ी मानते थे। जब आप कहते हैं कि आप किसी एक्सटर्नल भगवान में विश्वास करते हैं तो आप इफेक्टिवली खुद की डिविनिटी और शक्ति को डिनाई कर रहे होते हैं। इन रिलीजियंस की फाउंडेशन ही उनके फेल होने पर टिकी है, क्योंकि अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए तो वह प्रार्थना क्यों करेगा? इन धर्मों ने हजारों सालों से सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और कंफ्यूजन को बढ़ाया है और इस जिंदगी में फ्री प्लेजर देने की बजाय मौत के बाद के हेवन का लालच दिया है। धर्म को जिंदा रखने के लिए स्पेयर लिखते हैं, गवर्नमेंट्स अपने गुलामों के गले के नीचे रिलीजियंस को जबरदस्ती उतारती है और यह हमेशा कामयाब होती है। जब आप किसी सिस्टम के आगे घुटने टेकते हैं तो आप दरअसल अपनी ही महान शक्ति के गला घोट रहे होते हैं। यहाँ तक कि प्रेयर के बारे में भी स्पेयर का व्यू टेरिफाइंग था। वो कहते थे, टू आस्क इज टू बी डिनाइड। किसी चीज को मांगना ही दरअसल उसके इनकार को बुलावा देना है। अगर डिजायर सबकॉन्शियस नहीं है तो वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करने से बेहतर है कि इंसान गहरी नींद सो जाए। कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, धर्म एक भ्रम हो सकता है, लेकिन साइंस तो सच है ना। साइंस तो फैक्ट पर बात करता है। लेकिन स्पेयर की फिलॉसफी यहाँ किसी को नहीं बख्शती। स्पेयर ने साइंस को भी उसी डर और लिमिटेशन का एक हिस्सा बताया। साइंस स्पेयर के मुताबिक इन सभी लिमिटेशन को एक्सटेंड करता है, पर हमें आज़ादी नहीं देता। ये सिर्फ हमारी हाइट में एक महंगा इंच, डेयरली पेड इंच जोड़ देता है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं। साइंस दरअसल ए कोस्ट आउट ऑफ द पॉसिबल, किसी चीज के होने या ना होने का श्रापित संदेह है। साइंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को डाउट पर टिकी है। आज साइंस जिस चीज को मैथमेटिक्स से फैक्ट साबित करता है, कल वही नेचर की एक नया नियम बनाकर उस फैक्ट को गलत साबित कर सकती है। स्पेयर पूछते हैं, किसी की सेंस ज्यादा सच्ची है, आपकी या एक हाउस फ्लाई की? हम जिन रूल्स को एब्सोल्यूट सच मानते हैं वो सिर्फ हमारे पर्सपेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। इन सब के बीच स्पेयर एक बहुत ही टेरिफाइंग और लिबरेटिंग सवाल पूछते हैं, व्हाट इज देयर टू बिलीव बट इन सेल्फ?
खुद पर विश्वास करने के अलावा इस दुनिया में विश्वास करने लायक है ही क्या? स्पेयर के अनुसार इस सेल्फ के अलावा सब कुछ एक इल्यूजन है, और यह सेल्फ किसी कंप्लीटनेस या परफेक्शन का मोहताज नहीं है। हम वही बनते हैं जो हम बिलीव करते हैं, और हमारी क्रिएशन इसलिए लिमिटेड है क्योंकि हम फॉर्मूला और नियम के बंधन में फंसे हुए हैं। बिलीफ अपने आप में एक इंटरनल डिज़ायर है, और डिज़ायर हमेशा अपने साथ एक भयानक डिससेटिस्फैक्शन लेकर आती है। स्पेयर कहते हैं कि बिलीफ इज द फॉल फ्रॉम द एब्सोल्यूट। विश्वास करना ही एब्सोल्यूट स्टेट से गिरना है। ट्रूथ, सच हमेशा अपने खुद के नेगेशन, विरोध को धुंधलाता है। इसलिए स्पेयर कहते थे कि अगर हमें उस अल्टीमेट फ्रीडम स्टेट तक पहुंचना है जहां डिजायर रियलिटी बनती है, तो वहां गॉड और रिलीजियंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें इन सारे पुराने पर्दों को फाड़ कर फेंकना होगा। इस मैट्रिक्स के बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें उस इंसान के बचपन और उसके आसपास के उस माहौल को समझना जरूरी है जिसने इस सबसे बड़े झूठ को पहचाना। एक ऐसी शुरुआत जहां कला, सच्चाई और मैडनेस के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। यहाँ से ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर का असल सफर शुरू होता है। अपने दिमाग में 19वीं सेंचुरी के आखिरी के लंदन की तस्वीर बनाएंगे। कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1886 को लंदन के स्मिथफील्ड इलाके में। यह एक आम वर्किंग क्लास मजदूर वर्ग इलाका था। एक ऑर्डिनरी सिटी ऑफ लंदन पुलिस ऑफिसर के घर इस बच्चे का जन्म होता है। उस वक्त का लंदन आज जैसा नहीं था। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था। आसमान में चिमनियों का काला धुआं, हवा में जलते हुए कोयले की बदबू, मशीनों का शोर और सड़क पर भयानक गरीबी। इंसान धीरे धीरे खुद एक मशीनी पुर्जा बनता जा रहा था, लेकिन इस मैकेनिकल और ठोस दुनिया के बीच इस बच्चे के अंदर एक अजीब सी आदि और राक्षसी एनर्जी उस धुएं से भी ज्यादा घनी और गहरी थी। बचपन से इस पेड़ के अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। उनकी ड्राइंग स्किल्स आम नहीं थी। वो सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते थे, वो दरअसल अपने दिमाग को अंधेरे कोने को कागज पर उतार रहे थे। उनकी आर्ट में एक ऐसी टेरिफाइंग, तानवी और सेक्सुअल एनर्जी थी जो देखने वालों को असहज, अनकंफर्टेबल कर देती थी। लेकिन फिर भी लोग उनसे नजर नहीं हटा पाते थे। उनका टैलेंट इतना कमाल का था कि सिर्फ 17 साल की उम्र में 1904 में उन्होंने रॉयल एकेडमी में अपने आर्ट का एग्जीबिशन किया। सोचिए, एक वर्किंग क्लास का लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में उस वक्त के सबसे बड़े आर्ट मंच पर था। वो उस वक्त के सबसे कम उम्र का एग्जीबिटर था। पूरे लंदन के न्यूज़पेपर वाले उसे बॉय जीनियस कहने लगे थे। बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक्स उसकी तुलना उस दौर के सबसे महान आर्टिस्ट से कर रहे थे। लेकिन इस पर आम नहीं था। एक तरफ पूरी दुनिया उनकी वाह वाह कर रही थी। उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी और वो चाहते तो माया फेयर के अमीरों को और हाई सोसाइटी के ड्राइंग रूम्स की शान बन सकते थे। लेकिन इस पेड़ को इस कन्वेंशनल आर्ट वर्ल्ड, इन दिखावेबाज आर्ट किटीज और सोसाइटी की इस झूठी शान और शोहरत से सख्त नफरत थी। उन्होंने महसूस किया कि ये एलाइट क्लास सिर्फ अपने अहंकार के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। उन्हें समझ आ गया था कि असली पावर इन एकेडमिक्स, किताबों या हाई क्लास सैलून्स में नहीं है।
उन्होंने उस पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने उस दुनिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया जो उन्हें फेम और पैसा दे रही थी, क्योंकि उन्हें उन फेम नहीं, सच्चाई की तलाश थी। और वो सच्चाई उन्हें किसी आर्ट स्कूल या लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि लंदन की गंदी धुएं से भरी सड़कों पर मिली, एक ऐसी औरत के रूप में जिसे स्पेर की पूरी दुनिया और उनकी सोचने की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस औरत का नाम था मिसेस पैटरसन। वो कैंगिस्टन में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत थी। मिसेस पैटरसन कोई आम औरत नहीं थी। वो क्लेम करती थी कि वो उन मशहूर सैलिम विचेस की डायरेक्ट लाइनेज वंश से आती है, जिन्हें सदियों पहले जलाने और ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, पर जो कभी ख़त्म नहीं हुए। स्पेर उन्हें इतना मानते थे कि वो उन्हें अपनी सेकंड मदर, दूसरी माँ कहते थे। मिसेस पैटरसन ने ही स्पेर को माइंड की उन सच्ची गहराइयों से रूबरू कराया जहाँ थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं रहते बल्कि फिजिकली मैनिफेस्ट होते हैं। मिसेस पैटरसन के पास एक अजीब सी डार्क साइकोलॉजी पावर थी। वो अपने थॉट्स फॉर्म को दूसरों को विजुलाइज करा सकती थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक बेहद खूबसूरत मिस्टिकल औरत का विजन स्पेर के बिल्कुल सामने प्रोजेक्ट किया। उस विजन ने स्पेर के अंदर एक ऐसी डीप सेक्सुअल और कॉस्मिक एनर्जी जगाई जो आगे चलकर उनकी पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन बन गई। इस रो स्ट्रीट लेवल मिस्टिक नॉलेज ने स्पेर को सिखाया कि असली जादू किसी फैंसी सेरेमोनियल रोब या हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी में नहीं होती। असली जादू तो इंसान के अंदर उसके पूरे इंटेंशन और फोकस्ड विल में होता है। लेकिन उस वक्त के लंदन में जादू का मतलब कुछ और ही बन चुका था। लंदन की ओकल्ट सोसाइटी में एक और नाम बहुत मशहूर था, एलिस्टर क्राउली, जिसे दुनिया द बीस्ट 666 कहती थी। क्राउली सेरेमोनियल मैजिक का अनडिस्ट्रिब्यूटेड राजा था। उसका ऑर्डर था, उसके फॉलोवर थे और उसका एक पूरा थिएटर था। स्पेर का क्राउली से आमना सामना हुआ। स्पेर ने कुछ वक्त के लिए क्राउली के मैजिकल ऑर्डर डबल ए को ज्वाइन भी किया और उसकी मशहूर मैगजीन द इक्विनॉक्स के लिए कुछ ड्राइंग्स भी बनाई। लेकिन स्पेर एक फायरसली इंडिपेंडेंट थिंकर थे। उनका दिमाग किसी भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। जब स्पेर ने क्राउली और उसके फॉलोअर्स को देखा कैसे वो एलिब्रेट भारी भरकम रिचुअल्स करते थे, महंगे और अजीब कपड़े पहनते थे, लंबे लंबे मंत्र को जाप करते थे और पेंटाग्राम्स के बीच खड़े होकर आत्माओं के आदेश देते थे, तो स्पेर को यह सब एक खोखला नाटक और बेवकूफ़ी लगी। अपनी किताब द बुक ऑफ प्लेजर में स्पेर ने इन सेरेमोनियल मैजिशियन पर बहुत गहरा ब्रूटल वार किया। उन्होंने इस मैजिशियंस को पूरी तरह नंगा कर दिया। स्पेर ने उन्हें अनएम्प्लॉयड डेंडीज ऑफ ब्रॉथेल्स, कोठों के बेरोजगार रंगीले कहकर रिजेक्ट कर दिया। स्पेर का मानना था कि ये सेरेमोनियल मैजिशियन दरअसल पावरलेस है। उनकी इनसेंसिटिविटी, उनका झूठ ही उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। स्पेर ने कितनी भयानक बात लिखी, इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने इस मैजिशियन को वैम्पायर कहा जो अट्रैक्शन में जुओं की तरह है। स्पेर कहते हैं कि मैजिशियन की प्रैक्टिस खुद इस बात का सबूत है कि इनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। इनके पास किसी नॉर्मल इंसान या एक सेहतमंद बच्चे जैसे नेचुरल मैजिक और खुशी तक नहीं है। इनका जादू सिर्फ इनकी बैड टेस्ट और एडवर्टाइजमेंट की भूख है। इनके तरीके सिर्फ इमेजिनेशन की एक
दलदल और कंडीशंस के चाउस पर टिकी है। स्पेयर का पॉइंट बिल्कुल साफ था। द फ्रीडम ऑफ एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन बाय इट्स बॉन्डेज। एनर्जी की आजादी उसको बांधने से नहीं मिलती। अगर आपको अपनी शक्ति एक्सेस करने के लिए किसी खास वक्त, किसी वॉन्ड, किसी स्पेसिफिक कपड़े या हजारों नियम कानून की जरूरत पड़ रही है, तो आप पावरफुल नहीं हैं। आप एक्चुअली अपने ही इल्यूजन और डर के गुलाम हैं। आप एक झूठ जी रहे हैं। असली पावर किसी एक्सटर्नल रिचुअल से नहीं आती। वो आती है जब आप रिलीजन, सेरेमोनियल मैजिक और हर उस दीवार को तोड़ देते हैं जो आपके दिमाग ने खड़ी की है। तो अगर सेरेमोनियल मैजिक एक धोखा है, धर्म एक डर का प्रोजेक्शन है और साइंस एक संदेह, डाउट है, तो इस यूनिवर्स की असली स्ट्रक्चर क्या है? वो कौन सी फाउंडेशन है जिस पर यह पूरी रियलिटी टिकी हुई है और हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? इसका जवाब ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर ने अपने 2 सबसे टेरिफाइंग और सबसे एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट में दिया। एक ऐसी फिलोसफी जिसे समझना दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा देने जैसा है। इस रियलिटी के असली आर्किटेक्चर क्या है, ये हम समझाएंगे आपको। स्पेयर ने इस यूनिवर्स और ह्यूमन कॉन्शियस को 2 आदि हिस्सों में बांट दिया। इनमें से पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था किया, द एब्सोल्यूट। किया क्या है? इसे इंसानी भाषा में डिफाइन करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही आप इसका नाम लेते हैं, आप इसे लिमिट कर देते हैं। स्पेयर इसके बारे में कहते हैं, The less said of it, the less obscure is it. किया के बारे में जितना कम कहा जाए, वो उतना ही क्लियर होता है। किया एब्सोल्यूट फ्रीडम है, एक ऐसी स्टेट जो आज़ाद होने के कारण इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने आप में पूरी रियलिटी है। किया टाओइज्म के टाओ या हिंदुइज्म के ब्रह्म से मिलता जुलता है। स्पेयर का नजरिया इससे भी ज्यादा रो है और टेरिफाइंग था। स्पेयर लिखते हैं कि क्या आसमान और जमीन, हेवन एंड अर्थ के बनने से भी पहले की स्टेट है, जिसे एक शुरुआती सेक्सुअल प्रिंसिपल माना जा सकता है। एक ऐसी एनर्जी जो सेल्फ लव के प्लेजर का आइडिया है। किया का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं और कोई नियम नहीं। इसकी कोई वंश नहीं है जिसे कोई अपना रिश्ता जोड़ सके। किया का एक ही लो है, वो है नीड नॉट बी, डज नॉट मैटर। जरूरत नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किया बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कोशिश के अपने आप को नरिश करता है और इस पूरी सृष्टि को परमिट करता है। लेकिन अगर किया इतना ही फ्री और एब्सोल्यूट है, तो हम इंसान इतने दुख, तकलीफ और लिमिटेशन में क्यों जी रहे हैं? हमारे और उस अनलिमिटेड गॉड लाइक पावर किया के बीच आखिर ऐसी कौन सी दीवार है जो हमें अपनी इस पावर से अलग रखती है? उस सबसे बड़ी और सबसे मजबूत दीवार का नाम है डुअलिटी। डुअलिटी क्या है? अच्छा और बुरा, रोशनी और अंधेरा, खुशी और दुख, जन्म और मौत, मैं और तू। हमारा कॉन्शियस दिमाग हमेशा इस अपोजिट्स में सोचता है। स्पेयर के मुताबिक डुअलिटी ही हमारी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी इल्यूजन है। स्पेयर पूरी तरह से क्लियर करते हैं कि डुअलिटी इज द लॉ। इट इज द इल्यूजन ऑफ टाइम, साइज, एंटिटी एंड एक्सेट्रा। डुअलिटी ही वो नियम है, यह वक्त,
आकार और अस्तित्व के भ्रम है और यही दुनिया की लिमिट है। हम इस रियलिटी को बिना डुअलिटी के समझ ही नहीं सकते। जैसे ही किया कि एब्सोल्यूट एनर्जी हमारे ह्यूमन कंसेप्शन से गुजरती है, वो डुअलिटी में टूट जाती है। इंसान अपना हर एक्सटेसी, परम आनंद और हर पावर एक दुख और मिजरी के बदले में पे करता है। स्पेयर लिखते, डुअलिटी इन सम फॉर्म और अनदर इन कॉन्शियसनेस एज एग्जिस्टेंस। डुअलिटी ही दरअसल हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा अस्तित्व है। हमारा दिमाग हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। जैसे ही आप कॉन्शियस दिमाग से सोचते हैं मुझे शक्तिशाली बनना है या मुझे अमीर बनना है, डुअलिटी का नियम तुरंत इस आइडिया को बैलेंस करने के लिए इसका अपोजिट आपके दिमाग में ले आता है। आपका अवचेतन तुरंत कहता है इसका मतलब मैं अभी कमजोर हूँ और गरीब हूँ। ये जो कॉन्शियस टकराव है या आपकी किसी भी इच्छा को यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होने से रोक देते हैं। विल, इच्छा शक्ति और बिलीफ, विश्वास हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। स्पेयर कहते हैं कि बिलीफ इज द फॉल फ्रॉम द एब्सोल्यूट। विश्वास करना ही एब्सोल्यूट स्टेट से गिरना है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप बिलीव करते हैं और उसकी वजह से आप एक मैट्रिक्स में बंध जाते हैं। तो इस डुअलिटी के मैट्रिक्स को तोड़ने का, इस दिमाग की कैद से बाहर आने का रास्ता क्या है? अगर हर डिजायर आपके साथ एक डर और एक रुकावट लेकर आती है तो इंसान यूनिवर्स की एनर्जीज को कमांड कैसे करे? इस नामुमकिन से लगने वाले जाल को तोड़ने के लिए स्पेयर ने एक ऐसी मेंटल टेक्निक इजाद की जिसका असर सीधा इंसानी कॉन्शियसनेस पर एटम बम की तरह पड़ता है। इसे उन्होंने नाम दिया द नेदर नेदर। ना ये ना वो। नेदर नेदर कोई ध्यान लगाने वाली शांत टेक्निक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके ठीक अपोजिट के साथ टकरा कर कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे दिमाग पूरी तरह से शून्य में चला जाता है। इसे इस तरह समझिए, जब आप किसी क्वालिटी के बारे में सोचते हैं जैसे लाइट, तो आपका दिमागी डुअलिटी तुरंत इसका अपोजिट डार्क को खड़ा कर देती है। स्पेयर का नेदर नेदर प्रिंसिपल सिखाता है कि आप इस दोनों अपोजिट को आपस में मिला दें। आप उस स्टेट में पहुंचते हैं जहां आई एम और आई एम नॉट दोनों एक ही साथ मौजूद होते हैं और फिर आप इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। स्पेयर लिखते हैं कि द नेदर नेदर प्रिंसिपल एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग कंसेप्शन के परे चला जाता है। वहां कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं होता जिसे बैलेंस किया जाए। इस स्टेट में ईगो, उस डज नॉट मैटर, नीड नॉट टू बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत नहीं है के मुकाबले खालीपन में पहुंच जाता है। इस खालीपन में दिमाग का जो शोर हमेशा बहस करता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है। जब दिमाग नेदर नेदर के स्टेट में होता है, जब वहाँ ना कोई बिलीफ बसता है, ना कोई लो, ना टाइम और ना ही डुअलिटी, वहाँ बसती है तो सिर्फ एक एब्सोल्यूट वैक्यूम जिसमें किया की प्योर रॉ एनर्जी फ्लो करती है। स्पेयर कहते हैं कि इस नेदर नेदर के जरिए ईगो अपनी लिमिट से आजाद हो जाता है, साइलेंट वॉचर बन जाता है जिसे सब पता होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। एक आम इंसान जिसका दिमाग लगातार हजारों थॉट्स प्रोसेस कर रहा है, जिसे सुबह उठकर काम पर जाना है, जिसे हजारों टेंशन है, वो अपने दिमाग को इस नेदर नेदर के वैक्यूम में लाए कैसे? बैठकर सोचना आसान है, पर फिजिकली इस ईगो को मिटा देना लगभग नामुमकिन लगता है। कॉन्शियस माइंड आपको आसानी से शून्य नहीं होने देता, वो खड़ी कर देगा और आपको ओवर थिंक में फंसा देगा।
ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर को पता था कि जब तक शरीर नहीं थकेगा, जब तक माइंड को किसी भयानक शौक से नहीं गुजारा जाएगा, जब तक दिमाग चुप नहीं बैठेगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेयर ने एक ऐसी एक्सट्रीम, डेंजरस और मिस्टिकल फिजिकल टेक्निक इन्वेंट की जिसे ऑकल्ट की दुनिया में सबसे बड़ा राज माना जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें मौत का एहसास छुपा है। उस टेक्निक का नाम है द डेथ पोस्चर, जिसकी हॉरिफाइंग और माइंड बेंडिंग डिटेल्स हम अगले चैप्टर में पूरी तरह से उतरेंगे। फिलोसफी की किताबें पढ़कर हम यह सोच सकते हैं कि हमें यूनिवर्स के राज समझ लिए, लेकिन ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर एक आम फिलोसोफर नहीं थे जो सिर्फ किताबों में उलझे रहे। उन्हें पता था कि दिमाग एक बहुत ही जिद्दी और खतरनाक जानवर है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि शून्य हो जाओ, डुअलिटी को छोड़ दो या सोचना बंद कर दो, तो वो दिमाग तुरंत आपके सामने हजार नई तस्वीरें और थॉट्स खड़े कर देता है। दिमाग का काम ही है सोचना, कैटेगराइज्ड करना, डरना और हर चीज में लॉजिक लगाना। तो फिर नेदर क्या एब्सोल्यूट शून्य को फिजिकली और प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया जाए? कैसे उस किया की अनंत शक्ति से जोड़ा जाए जब हमारे अपना ही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो? स्पेयर को यह बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि जब तक यह फिजिकल शरीर जोश अपनी आखिरी हद तक थकेगा नहीं, जब तक दिमाग को किसी भयानक शौक से गुजारा नहीं जाएगा, तब तक वह आपको उस अनलिमिटेड फ्रीडम तक नहीं जाने देगा। दिमाग के शोर को चुप करने के लिए उसके अंदर एक मौत का सन्नाटा पैदा करना होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेयर ने एक ऐसी एक्सट्रीम, टेरिफाइंग और मिस्टिकल फिजिकल टेक्निक इन्वेंट की जिसे ऑकल्ट की दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा राज माना जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिसे सुनकर एक आम इंसान की रूह कांप जाए। इसे उन्होंने नाम दिया द डेथ पोस्चर। इसे मौत का पोस्चर इसलिए कहा गया क्योंकि इसे इंसान की जान चली जाती है या उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। इसे डेथ पोस्चर इसलिए कहा गया क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके ईगो की, आपकी उस आइडेंटिटी की, आपकी उस मन की टेम्परेरी मौत हो जाती है जिसे सोसाइटी ने बनाया है। ये बिलीफ की एक पॉजिटिव डेथ स्टेट है जहाँ हमारा दिमाग उन सभी चीजों को, उन सभी रूल्स और डर को मार देता है जिन पर हम पूरी जिंदगी विश्वास करते हैं। जब इस पोस्चर के बाद इंसान का होश वापस आता है तो वो ठीक वही इंसान नहीं होता जो पोस्चर शुरू होने से पहले था। इस प्रोसीजर के स्टेप को ध्यान से और गहराई से समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये योगा, डार्क फिलोसफी और अकल्टिज्म का एक भयानक और रॉ फ्यूजन है। स्टेप 1, द सरेंडर, महासमर्पण। स्पेयर इस टेक्निक की शुरुआत अचानक किसी वायलेंट झटके से नहीं करते, बल्कि एक एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन से करते हैं। आप एक बिल्कुल शांत अंधेरी जगह पर अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह लूज और सरेंडर होनी चाहिए, ठीक उस वक्त की तरह जब आप एक बेहद गहरी उबासी ले रहे होते हैं या सोते वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। ये स्टेट योगिक शवासन की तरह है जहां आप फिजिकल एग्जिस्टेंस को छोड़ने की तैयारी करते हैं। इस वक्त आप टाइम, स्पेस और अपनी आम एग्जिस्टेंस की जरूरतों को भूलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह सब कितना मीनिंगलेस है। आप उस डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता वाली वेव्स में बहने लगते हैं। स्टेप 2,
द वायलेंट स्ट्रेन, टेंशन की आखिरी हद। अभी इस एक्सट्रीम आराम और लेजीनेस की स्टेट से अचानक उठकर आप एक भयानक फिजिकल स्ट्रेन में आते हैं। आप ठीक शीशे के सामने अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े हो जाते हैं। आपके दोनों बाहें पीछे की तरफ पूरी ताकत से खींची हुई और रिग्ड होती है। हाथ आपस में पूरी तरह जकड़े हुए हैं और गर्दन पीछे की तरफ पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपकी बॉडी का एक एक मसल्स, एक एक नर्व टेंशन की आखिरी हद पर होता है। इस एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेन में आपका दिमाग के पास इस बात का वक्त या एनर्जी नहीं बचती कि वो आपके दिल, आपके रिश्ते या सोसाइटी के रूल्स के बारे में सोचे। दिमाग सिर्फ उस दर्द और टेंशन पर फोकस करने लगता है। स्टेप 3, द ब्रेथ ऑफ चाओस, खौफनाक सांसें। इस ऑकवर्ड और दर्दनाक पोस्चर में खड़े होकर आप डीपली और भरी हुई झटके के साथ सांस लेना शुरू करते हैं। यह कोई नॉर्मल सांसें नहीं है, ये एक हैवी ब्रीथिंग है जो आपके नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड डालने का काम करती है। आपका दिमाग ऑक्सीजन और इस फिजिकल टेंशन के अजीब खेल से घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बॉडी में सेंसेशन एक तूफान की तरह आने लगती है। स्टेप 4, द ब्लर्ड रिफ्लेक्शन, पहचान का मिटना। इस पूरी टेंशन और घूमते हुए दिमाग के दौरान आप शीशे में ठीक अपने रिफ्लेक्शन की आंखों में देखते रहते हैं। आप तब तक देखते हैं जब तक सामने खड़े उस शख्स के चेहरा धुंधला ना हो जाए, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको यह याद नहीं रहता कि आप आखिर किसको देख रहे हैं। आपका दिमाग आपकी इस तस्वीर को पहचानने से इनकार कर देता है। यहाँ आपका नाम, आपका अहंकार, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह मिटने लगती है। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती है और आंखों के सामने एक्स के अक्षर की एब्सोल्यूट लाइट घूमने लगती है और आप उस फॉर्मलेस लाइट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसे आपको एक अनंतता का एहसास होता है जिसका कोई अंत नहीं है। स्टेप 5, द अल्टीमेट कोलैप्स, ईगो की मौत। आप इस पूरी टेंशन, चक्कर और सांसों की तूफान को तब तक होल्ड करते हैं जब तक आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से जवाब ना दे। और जैसे ही आप इस फिजिकल एग्जॉस्शन, थकान की आखिरी हद से जमीन पर गिरते हैं, उस एक स्प्लिट सेकंड के लिए आपके दिमाग में ना कोई पास्ट होता है, ना कोई फ्यूचर। आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। उस एक लम्हे में आप डुअलिटी के लॉ से, सोसाइटी के हर नियम से और वक्त के जाल से पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। आपके सारे बिलीव्स, सारे डर, सारे मोरल कोड्स, ये सब मौत की नींद सो जाते हैं। स्पेयर इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि द डेथ पोस्चर में आपका ईगो एक भयानक तूफान में उड़ते हुए पत्ते की तरह बह जाता है। एक ऐसी तेजी होती है जहां आप जो तय ना किया जा सके स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां जो भी होने वाला है वही असली ट्रुथ बन जाता है। स्पेयर के मुताबिक द डेथ पोस्चर के जरिए इंसान उस अनएंडिंग डिले से बच जाता है जो हमें हमारी अटैचमेंट और डिजायर्स ने दी थी। इस एक लम्हे में जब लो का, डुअलिटी का और बिलीफ के पूरी तरह नाश हो जाता है, तो ये एक ऐसे स्टेट होती है जैसे स्पेयर द डे ऑफ टीयरलेस लैमिटेशंस, बिना आंसुओं का विलाप का दिन कहते हैं,
जहाँ यूनिवर्स और उसके सारे इल्यूजन जलकर राख में बदल जाते हैं। जो बचता है वो है प्योर अनमोडिफाइड किया की एनर्जी है। द डेथ पोस्चर कोई आम योगा का आसन नहीं, ये माइंड की प्रोग्रामिंग को तोड़ने का एक ब्रूटल हैक है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग बिल्कुल खाली और रिस्पेक्टिव को चुनता है। वहां कोई दीवार नहीं है, लेकिन इस एक्सट्रीम खालीपन में हम क्या करें? इस एब्सोल्यूट शून्य का मकसद क्या है? ये शून्य दरअसल एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है, एक ऐसी जमीन जहां अगर एक बीज बो दिया जाए तो यूनिवर्स उसको सच में बदले बिना नहीं रह सकता। और यह बीज कैसे बोया जाता है? ये बीज क्या होता है? यहीं से शुरुआत होती है ऑस्टिन ओसमैन स्पेर के उस सबसे बड़े और क्रांतिकारी इन्वेंशन की, जिसे आज की दुनिया ठीक से समझ भी नहीं पाती है। इस वैक्यूम में हम बोएंगे साइकिल्स के बीच। साइकिल मैजिक की ओरिजिनल साइकोलॉजिकल और सबसे डार्क थ्योरी क्या है, और इसे कार्ल जंग और सिगमंड फ्रीड की थ्योरीज को कैसे ठुकरा दिया। द डेथ पोस्चर के भयानक तूफान से गुजरने के बाद जब आपका फिजिकल शरीर पूरी तरह से टूट कर गिर जाता है और दिमाग एक एब्सोल्यूट शून्य में चला जाता है, तब क्या होता है? उस आखिरी हद पर जहां ना वक्त बचता है, ना अहंकार और ना ही कोई सच, उस खालीपन का आखिरी मकसद क्या है? नेचर का एक नियम है, किसी भी जगह को ज्यादा देर तक खाली नहीं रहने देती। अगर आप उस शून्य को किसी ऑर्गेनिक इच्छा से नहीं भरेंगे तो सोसाइटी और आपकी पुरानी आदत फिर से उसमें अपना कचरा भर देगी। इसलिए ठीक उस कोलैप्स और उस मौत जैसी शांति के पल में ऑस्टिन ओसमैन स्पेर की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इनोवेशन काम आती है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल इन्वेंशन जिसे ऑकल्टिज्म की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे स्पेर ने नाम दिया साइकिल्स। आजकल इंटरनेट, पॉप कल्चर और मॉडर्न विचेस कोवेंस में साइकिल्स को एक फैशन ट्रेंड की तरह देखा जाता है। लोग कागज पर कुछ भी अजीब सा ड्रॉ करके सोचते हैं कि जादू हो जाएगा, लेकिन लोग इसका असली डार्क साइकोलॉजिकल फॉर्मूला नहीं समझते। स्पेर का साइकिल मैजिक कोई टोटका नहीं था, यह ह्यूमन दिमाग का पूरी तरह से धोखा देने और सबकॉन्शियस को हैक करने की एक ठोस मैथमेटिकल और साइंटिफिक तरीका था। इसे समझने के लिए आपको पहले एक बहुत ही कड़वा सच समझना होगा, एक ऐसा सच जो साइकोलॉजी की किताबों में बहुत देर से आया है, पर स्पेर ने उसे पहले ही लिख दिया था। स्पेर कहते हैं, कॉन्शियस डिजायर इज नॉट अट्रैक्टिव। चेतना इच्छा को कभी आकर्षित नहीं करती, वो चीजों को दूर भगाती है। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, जब आप अपने कॉन्शियस दिमाग से किसी चीज को बहुत शिद्दत से मांगते हैं तो क्या होता है? अगर आप सोचते हैं मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, तो इस इच्छा को ठीक पीछे क्या छुपा होता है? डर और चिंता। आपका दिमाग दरअसल यह कह रहा होता है कि क्योंकि मैं अभी गरीब और कमजोर हूँ इसलिए मुझे यह चाहिए। स्पेर समझाते हैं कि जब आप कॉन्शियस दिमाग से फेथ करते हैं कि आप महान हैं, तो ये सिर्फ एक सुपरफिशियल बिलीफ होता है। अंदर ही अंदर आपकी ऑर्गेनिक असली कमजोरी उस झूठे विश्वास के खिलाफ बगावत कर देती है।
इसलिए कॉन्शियस माइंड की डिजायर कभी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि आपका डर आपकी इच्छा को मार देती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम कॉन्शियसली नहीं मांग सकते तो अपनी इच्छा का हकीकत में कैसे बदले? इस डर और लॉजिक के फिल्टर को बाईपास कैसे करें? इस पर इसका जवाब देते हैं साइकिल्स के जरिए। बिलीव टू बी ट्रू मस्ट बी ऑर्गेनिक एंड सबकॉन्शियस। किसी भी विश्वास को अगर सच होना है तो उसका ऑर्गेनिक और हमारे अवचेतन माइंड का हिस्सा होना जरूरी है। अगर साइकिल्स दरअसल उन विचारों को मोनोग्राफ ऑफ थॉट्स, विचारों के चिन्ह हैं जो हमारी एनर्जी को ग्लोवन करते हैं और कर्मा से जुड़े होते हैं। साइकिल्स बनाने की एंटोमी। साइकिल्स बनाना कोई रैंडम ड्राइंग नहीं है। स्पेयर इसको एक मैथमेटिकल मीन्स कहते हैं जिसका एक ही मकसद है, आपकी इच्छा को एक ऐसा फॉर्म देना जिसको आपका कॉन्शियस दिमाग उसके बारे में सोच ही ना पाए। इसे बनाने का तरीका बेहद सिंपल पर उसकी साइकोलॉजी बेहद डेंजरस है। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। आप अपनी एग्जैक्ट डिजायर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में लिखते हैं। मान लीजिए आपको किसी जानवर जैसी फिजिकल ताकत चाहिए। स्पेयर अपनी किताब में एग्जैक्ट एग्जाम्पल देते हैं। दिस इज माई विश टू ऑब्टेन द स्ट्रेंथ ऑफ ए टाइगर। यह मेरी इच्छा है कि मुझे एक बाघ की ताकत मिले। द एक्सट्रैक्शन। अक्षरों को छाटना। अब इस सेंटेंस में से उन सारे लेटर्स को काट दीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो लेटर्स सिर्फ एक बार आए हैं या यूनिक है उन्हें अलग निकाल लीजिए। द मोनोग्राम। जादुई आकार। अब इन बचे हुए लेटर्स को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके जोड़कर एक एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक सिंबल अमृत रेखा गणित अक्षर बनाइए। इसे तब तक सिंप्लीफाई और मॉडिफाई कीजिए जब तक ये एक अजीब सा चिन्ह ना बन जाए। इसका मकसद ये है कि इस फाइनल सिंबल का आपकी ओरिजिनल डिजायर से कोई पिक्टोरियल रिलेशन दिखने वाला संबंध ना बचे। अब आपके पास एक ऐसा सिंबल है जिसे आपका कॉन्शियस दिमाग पढ़ नहीं सकता। उसके पास इस सिंबल पर डरने, बहस करने या डाउट पैदा करने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। आपने अपनी डिजायर को एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया है जिसे आप दिमाग नहीं खोल सकता। द इम्प्लांटेशन। अवचेतन में बीज बोना। सिर्फ साइकिल ड्रॉ कर लेने से कुछ नहीं होता। इसे डीप सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करना सबसे बड़ा खेल है। ये इम्प्लांटेशन किसी नॉर्मल स्टेट में नहीं होता। इसे तभी दिमाग में डाला जा सकता है जब दिमाग एक्सट्रीम थकान या खालीपन की स्टेट में हो। ये वैक्यूटी कैसे मिलती है? स्पेयर कहते हैं कि डेथ पोस्चर जैसी वायलेंट टेक्निक से ये हासिल होती है, लेकिन उन्होंने और भी तरीके बताए जो किसी भी टेम्परामेंट के हिसाब से यूज किए जा सकते हैं। स्पेयर लिखते हैं कि वैक्यूटी कोई इन चीजों से भी हासिल की जा सकती है। मंत्रास एंड पोस्चर, वुमेन एंड वाइन, टेनिस एंड प्लेइंग ऑफ पेशेंस। मंत्र और आसन, औरतों और शराब, टेनिस खेलने या पेशेंस गेम खेलने की थकान से। किसी भी तरह से जब आपका दिमाग कंप्लीटली शून्य हो तब आप इस साइकिल की अक्षर को अपने दिमाग, अपने माइंड्स आई में स्ट्रांगली विजुलाइज करते हैं
उस एक पल के लिए दिमाग में बाकी कोई भी सोच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो साइकिल होना चाहिए। जब दिमाग में सिर्फ वो एक साइकिल होता है तो सारी एनर्जी उसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है और सीधे सबकॉन्शियस के ठीक उसी हिस्से में जाती है जहां उसका डेस्टिनेशन है। द सीक्रेट वेपन, फॉरगेटिंग, जानबूझकर भूलना। यह इस पूरी टेक्निक का सबसे क्रूशियल और सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक बार जब द डेथ पोस्चर के बाद उस सिंबल को अपने दिमाग में झलकने दिया, उसके तुरंत बाद आपको एक डेलिब्रेटेड, जानबूझकर कोशिश करनी होती है उस साइकिल को भूलने की। स्पेयर कहते हैं कि जब कॉन्शियस माइंड उस साइकिल फॉर्म के बारे में सोचता है किसी और वक्त पर, तो उस रिप्रेस्ड किया जाना चाहिए, यानी ये डेलिब्रेटिंग स्ट्राइविंग टू फॉरगेट इट, उसको भूलने की एक सच्ची कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने उस डिज़ाइन को डेलिब्रेटली याद रखा तो आपका कॉन्शियस ईगो तुरंत जाग जाएगा और उस पर अपना वरी और फियर, चिंता और डर चिपका देगा। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसली उस पेपर को जला देते हैं और उस इच्छा को दिमाग से पूरी तरह निकाल फेंकते हैं, तो क्या होता है? ये सिंबल ईगो को रेडार के ठीक नीचे से निकलकर सीधे सबकॉन्शियस माइंड के अंधेरे आदि समुंदर में डूब जाता है। दिमाग को लगता है कि वो भूल गया है, पर असल में उसने उस डिजायर को अपने अंदर ऑर्गेनिक बना लिया है। एक बार जब यह साइकिल ऑर्गेनिक बन जाता है तो यह एक ऐसी शक्तियों को जगाता है जो हमारी आम एग्जिस्टेंस से बहुत आगे है। यह सिंबल हमारी रियल लाइफ में बिना किसी रुकावट के मैनिफेस्ट होने लगती है। द माइंड अब पूरी तरह फोकस और क्वाइट है, बिना किसी हेलुसिनेशन के। वो इस डिजायर को मैग्नीफाई करता है और ऑब्जेक्ट से सीक्रेटली जोड़ देता है। लेकिन जब यह डिजायर हमारे सबकॉन्शियस के उस डार्क समुंदर में गिरती है, वहाँ वो किस चीज से कनेक्ट होती है? वहाँ कौन सी पावर है जो इस बीज को फिजिकल रियलिटी के पेड़ बनाती है? उस अंधेरे में हमारा अस्तित्व के ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो इंसानी रूप से पहले के हैं। हमारे पूर्वजों, जानवरों और अर्ली लाइफ फॉर्म की आदि ताकत। इस डीप मेंटल स्तर में आखिर क्या छिपा है और साइकिल उस ताकत को कैसे खींच कर बाहर लाता है? ये सब हम जानेंगे अगले टेरिफाइंग आई ओपनिंग चैप्टर में, जिसे स्पेयर ने एटाविस्टिक रेजोनेंस का नाम दिया। जब द डेथ पोस्चर के जरिए आपका कॉन्शियस दिमाग शून्य हो जाता है, आप उस साइकिल को पूरी तरह से भूल जाते हैं, तो वह साइकिल कहाँ जाता है? वो अजीब सा अनसुलझा जियोमेट्रिक्स आकर आपके दिमाग के रेडार के ठीक नीचे से निकलकर सीधा आपके सबकॉन्शियस के अंधेरे समुंदर में डूब जाता है। लेकिन इस अंधेरे समुंदर की गहराई आखिर कितनी है? जब हम साइकोलॉजी की आम किताबें पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी इस छोटी सी जिंदगी का एक कचरा घर, डस्टबिन है, जिसमें हमारे बचपन की दबी हुई यादें, हमारा डर और हमारे छोटे मोटे ट्रॉमास भरे पड़े हैं। लेकिन ऑस्टिन ओसमैन स्पेयर ने ह्यूमन माइंड को जिस तरह से डिफाइन किया, उसने मॉडर्न साइंस की बायोलॉजी की बुनियाद को हिला कर रख दिया। स्पेयर का कहना था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी इस करंट जिंदगी का रिकॉर्ड नहीं है, ये एक स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। स्पेयर सीधा और साफ शब्दों में लिखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एन एप्टिटोम ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एंड विजडम, सारे अनुभवों और ज्ञान का प्रतीक है। इसका मतलब है कि उस अंधेरे में सिर्फ आपकी यादें नहीं, उसमें आपके
पास्ट इनकारनेशन, पिछले जन्मों की सारी यादें जिंदा है, ना सिर्फ इंसान के रूप में बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ तक कि वेजिटेबल लाइफ के रूप में भी। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर चुका है और जो कुछ भी आगे एग्जिस्ट करेगा, उस सब का जियोमेट्रिक और स्पिरिचुअल डेटा माइंड के डीप पोर्शन में आज अभी इस वक्त स्टोर्ड है। जरा सोचकर देखिए, इस धरती पर जब से जीवन शुरू हुआ है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मछली, एक रेप्टाइल और एक बंदर तक, हम जिन जिन रूपों से इवॉल्व होकर आए हैं, उन सभी प्रजातियों के आनुवांशिक जेनेटिक्स एक्सपीरियंस और उनकी आदि शक्तियां हमारे दिमाग की डीप लेयर्स में आज भी सांस ले रही है। आपके डीएनए की किसी अंधेरे कोने में एक मछली के तैरने की पावर, एक बाघ की ताकत और एक पक्षी के उड़ने की एबिलिटी छिपी हुई है। जब हम इवोल्यूशन के नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आती है। साइंस कहता है कि इवोल्यूशन एक अंधा और फिजिकल प्रोसेस है जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता है और नेचर अपने आप म्यूटेशन करती है। लेकिन स्पेयर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक टेरिफाइंग और मिस्टिकल स्पाइन दिया। उन्होंने इस प्रोसेस को एटाविस्टिक रेजोनेंस, पूर्वजों के गुणों को वापस आना कहा। स्पेयर का मानना था कि इवोल्यूशन कोई ब्लाइंड फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डिजायर का एक ब्रूटल फोर्स है। उन्होंने एक बहुत ही प्रोफाउंड एग्जाम्पल दिया। एक चमगादड़ के पास शुरुआत में पंख नहीं थे, तो उसे पंख कैसे मिले? स्पेयर कहते हैं कि एक पेट ने पंख इसलिए उगा लिए क्योंकि उसके अंदर उड़ने की डिजायर इतनी ऑर्गेनिक, इतनी इंटेंस और इतनी डीप थी कि उसमें सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे निचले हिस्से को हिट किया। उस प्योर अनफिल्टर्ड डिजायर ने उसकी बायोलॉजी को अंदर से बदल दिया और उस बैट के प्रॉपर काइंड के पंख उग गए। अगर वो डिजायर कॉन्शियस माइंड में होती तो उसे शायद हम इंसान की तरह मशीनरी का इंतजार करना पड़ता, लेकिन क्योंकि वो डिजायर सब कॉन्शियस में ऑर्गेनिक बन चुकी थी, इसलिए बॉडी ने खुद को ट्रांसफर कर लिया। इवोल्यूशन के नियम स्पेयर के अनुसार सीधा आगे बढ़ना नहीं है। वो लिखते हैं द लॉ ऑफ इवोल्यूशन इज retrogression of functions, grooving progression of attainment। इवोल्यूशन का नियम दरअसल पीछे की तरफ जाना है ताकि आगे की शक्तियां हासिल की जा सके। इसका मतलब है कि जितना गहरा हम अपने दिमाग की इन पुरानी परतों में नीचे उतरेंगे, उतनी ही अर्ली लाइफ फॉर्म और उनकी ताकत हमें मिलेगी। और इन अर्ली फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज बहुत ही वंडरफुल और उनकी स्ट्रेंथ इनॉर्मस, बहुत विशाल होती है। उनमें से कुछ तो कभी नाश न होने वाली होती है। इस पे याद दिलाते हैं कि छोटा सा माइक्रोब भी इतना पावर रखता है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इंसान के पास वो पावर नहीं है जो एक माइक्रोब के पास है। अगर किसी माइक्रोब का कोई लिम्ब हिस्सा कट जाए या अलग हो जाए तो वो मल्टीलेशन के बाद भी उसे वापस उगा सकता है। अब इस सारी बातों को जोड़िए। अगर एक इंसान साइकिल्स और द डेथ पोस्चर के जरिए अपने माइंड की उस डीप लेयर तक पहुंच जाए, अगर उसका साइकिल ठीक उस परत में जाकर गिर जाए जहां एक टाइगर की या एक पक्षी की एनर्जी स्टोर्ड है, तो क्या होगा? स्पेयर कहते हैं कि हम उस आदि शक्तियों
उन अर्ली एग्जिस्टेंस और एनिमल्स की मैजिकल प्रॉपर्टीज को आज अभी इन्वोक कर सकते हैं। हम उनकी विजडम और उनकी ताकत से ऑब्स्क्योर हो सकते हैं और उस नॉलेज को हासिल कर सकते हैं जब हमारा साइकिल्स उस खास लेयर पर हिट करता है। तो इंस्पिरेशन के रूप में वो ताकत हमारे अंदर डाउनलोड हो जाती है। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज एट अ वॉइड मोमेंट। इंस्पिरेशन हमेशा एक शून्य के पल में आती है और दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज दरअसल एग्जॉस्शन, थकान के बाद एक्सीडेंटल होती है। साइकिल्स इस प्रोसेस को कॉन्शियसली कंट्रोल करने और इवोल्यूशन को तेज करने का एक तरीका है। लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा छिपा है। अगर आप अपने दिमाग के इस डीप समुंदर के दरवाजे खोल देंगे तो आप पागल होने से कैसे बचेंगे? मैजिकल ऑब्सेशन और इंटेंसिटी में आखिर फर्क क्या है? ऑस्टिन ओसमैन स्पेयर इसका बहुत ही साफ और ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं। स्पेयर बताते हैं कि जीनियस, महान बुद्धि वही होती है जो अपने सबकॉन्शियस की इस पावर को अपनी मर्जी से फॉर्मूला के तहत इवोक करती है। मैजिकल ऑब्सेशन ही दरअसल जीनियस की स्टेट है। लेकिन एक जीनियस इस पावर को कंट्रोल कैसे करता है? स्पेयर कहते हैं कि हर जीनियस अपने दिमाग को धोखा देने के लिए एक हॉबी या हिप्नोटिस का सहारा लेता है। जैसे महान लियोनार्डो दा विंसी अपने कॉन्शियस माइंड को उलझाए रखने के लिए मैथमेटिक्स का एज ए साइकिल यूज किया ताकि उसका कॉन्शियस माइंड उसमें बिजी रहे और उसकी असली मैजिकल और स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस बिना किसी रुकावट के बाहर आ सके। दूसरी तरफ होती है इंसैनिटी, पागलपन। अगर आप इस एनर्जी को बिना किसी कंट्रोल, बिना साइकिल्स की प्रोटेक्शन या बिना किसी पर्पस के अपने अंदर आने देते हैं, द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड वाला हाल हो जाता है। ये एक ऐसी वॉलंटरी इंसैनिटी है जहां ईगो किसी भी एक्सटर्नल बिना आकार की शक्ति के आगे सरेंडर कर देता है, क्योंकि इस एनर्जी को गाइड करने के लिए कोई फॉर्म या कंट्रोल नहीं होता। इसलिए दिमाग में डबल पर्सनैलिटी या भयानक बीमारी पैदा हो जाती है। साइकिल दरअसल एक वेसल है, एक कवच है जो इस डिसइमोटेड एनर्जी को एक आकार देती है और दिमाग को पागल होने से बचाता है। तो आज हमारे पास द डेथ पोस्चर है जिसे हम डुअलिटी को तोड़ते हैं। हमारे पास साइकिल्स है जिसे हम डिजायर को कोड करते हैं और हमारे पास एटाविस्टिक रेजोनेंस है जिसे हम इस यूनिवर्स की सबसे आदि और भयानक शक्तियों को अपने अंदर जगाते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। अगर यूनिवर्स को चलाने वाला कोई भगवान नहीं है, अगर रिचुअल्स झूठ हैं और अगर हर इंसान अपने माइंड को खुद ही क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है, तो आखिर इस दुनिया के सबसे बड़ा और आखिरी नियम क्या है? वो कौन सा मोरल डॉक्ट्रिन है जो इस पूरी फिलोसफी को कंप्लीट सील कर देता है? उस आखिरी राज को, उस फाइनल टेबू को, जैसे स्पेयर ने इटर्नल सेल्फ लव का नाम दिया था, हम अगले हिस्से में पूरी तरह से अनलॉक करेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो सोसाइटी के बनाए उस असूल को जलाकर राख कर देगी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे डेथ पोस्चर और साइकिल मैजिक के जरिए इंसान अपने दिमाग की उस गहराइयों तक पहुंचता है जहां आदि शक्तियां और इवोल्यूशन के राज दफन हैं। जब आप इस एब्सोल्यूट शून्य में खड़े होते हैं जहां ना वक्त है, ना अहंकार और ना ही डुअलिटी,
तो आपके सामने यूनिवर्स का एक बिल्कुल नग्न, टेरिफाइंग और रो सच खुलता है। जब दिमाग के सारे जाले साफ हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला आसमान में बैठा कोई भगवान नहीं है, धर्म के बनाए सारे रूल सिर्फ डर का एक पर्दा है, अगर जादू और साइंस दोनों ही इंसान के संदेह की पैदाइश है, और अगर हर इंसान अपने माइंड और अपनी रियलिटी को खुद ही क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है, तो आखिर इस दुनिया के सबसे बड़ा, सबसे आखिरी और सबसे एब्सोल्यूट नियम क्या है? वो कौन सा मोरल डॉक्ट्रिन है जो इस पूरी फिलॉसफी को सील कर देता है? जब आपके पास यूनिवर्स की प्राइमल एनर्जीज को हैक करने की ताकत आ जाए, तो आपको बुराई करने से क्या रोकता है, या आपको अच्छाई करने के लिए क्या प्रेरित करता है? इसका जवाब ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर ने अपनी किताब द बुक ऑफ प्लेजर के आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से में दिया। उन्होंने सोसाइटी के सबसे सेंसिटिव, सबसे पवित्र माने जाने वाले टैबूज पर इतना गहरा वार किया कि उसे पढ़कर आज भी लोग सहम जाते हैं। स्पेयर ने सोसाइटी के हर मॉरल रूल को, पाप और पुण्य के हर ढांचे को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी एग्जिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड लॉ है, एक ही सच्चा नियम है, और वो है इटर्नल सेल्फ लव, अनंत आत्म प्रेम। इस शब्द को सुनते ही आपका दिमाग तुरंत सोसाइटी की कंडीशनिंग के हिसाब से सोचने लगेगा। इसमें मॉडर्न डे के सेल्फ केयर, नार्सिज्म, घमंड या अहंकार से जोड़ने की गलती मत करिएगा। स्पेयर का सेल्फ लव कोई हैशटैग या सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है। यह डीपली मेटाफिजिकल, डार्क और प्योर है। यह एक ऐसी स्टेट की बात है जो इंसानी समझ के परे है। बचपन से हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म और हमारी किताबें हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाया जाता है कि हम खुद से प्यार करना सेल्फिश होता है। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से प्यार करना, किसी और के लिए सेक्रीफाइस करना या भगवान से प्यार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि लव एक ऐसी चीज है जो हमें महान बनाती है। लेकिन स्पेयर इस पूरे कॉन्सेप्ट को उल्टी तरफ से देखते हैं। उनका मानना था कि जिस लव को दुनिया इतना ग्लोरीफाई करती है, उससे वो दरअसल एक भयानक बीमारी है। स्पेयर सीधे और चुभते हुए शब्दों में लिखते हैं, इस दुनिया में प्रेम से ज्यादा घिनौना कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह दरअसल लालच और दूसरों पर कब्जा करने की इच्छा का ही सबसे बड़ा रूप है। स्पेयर के अनुसार जब हम किसी और से, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज हो या कोई भगवान हो, प्यार करते हैं, तो हम दरअसल उस पर अपना हक जमाने चाहते हैं। हम प्रोसेसिव हो जाते हैं। उस प्यार के पीछे हमारा एक डर छिपा होता है, उसे खोने का डर। और जहाँ डर है वहाँ डुअलिटी है, जहाँ डुअलिटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसलिए दुनिया जिसे प्यार कहती है वो असल में लालच, डिपेंडेंस और दुख का सबसे बड़ा कारण है। यह हमें वीक बनाती है, हमें सोसाइटी के रूल्स का गुलाम बना देता है। इसके बिल्कुल उलट स्पेयर का सेल्फ लव अपने आप में एक एब्सोल्यूट लॉ है। यह एक ऐसी कॉस्मिक स्टेट है जहां आपको बाहर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यह वो स्टेट है जहां आप अपने अंदर के उस किया अल्टीमेट फ्रीडम को पहचानते हैं। जब इंसान द डेथ पोस्चर और नेदर नेदर के जरिए स्टेट में पहुंचता है, तो वो देखता है कि सेल्फ लव ही बिलीफ का आखिरी सच है।
इट इज द कंप्लीशन ऑफ बिलीफ। स्पेयर इसे स्टेट को डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, सेल्फ लव ओनली इज द इंटरनल ऑल प्लेजिंग लस्टी इनोसेंट बियॉन्ड sin विदाउट हर। सिर्फ आत्म प्रेम की अनंत रूप से सबको खुश करने वाला है, एक ऐसी मासूमियत जिसमें पाप का कोई नाम और निशान नहीं और जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जरा सोचकर देखिए इस स्टेट के बारे में, जब आप उस नेदर वैक्यूम में होते हैं जहां आपकी डिजायर, आपका विल और आपकी बिलीव्स एक दूसरे से पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं, तो वहां कोई डुअलिटी नहीं बसती, वहां ना मैं बसता है ना तुम। जब डुअलिटी नहीं है तो आपको इस यूनिवर्स से अलग होने का एहसास ही नहीं होता। जब आप यूनिवर्स से अलग ही नहीं है तो आपको किसी एक्सटर्नल यूनिटी की, किसी भगवान से मिलने की तलाश भी नहीं रहती, आप खुद ही वो यूनिवर्स बन जाते हैं। तो वो टेरिफाइंग और लिबरेटिंग स्टेट है जहां इंसान पूरी तरह से आज़ाद है। सोसाइटी के बनाए गए पाप, पुण्य, धर्म, मोरालिटी के कानून उस पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि उसने उसे पुराने फ्रेमवर्क को ही हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया है। वो इस सारे रूल्स को ठुकरा चुका है। स्पेयर कहते हैं कि नैतिकता एक रुकावट है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जो इंसान पूरी तरह से सेल्फ लव में जीता है वो किसी भी मोरल लॉ को तोड़ सकता है और उस पर किसी पाप का असर नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे प्योर आज़ादी में है जो लोग के परे है। एक आम इंसान की तरह वो मौत के डर से किसी एक्सटर्नल भगवान के आगे नहीं गिड़गिड़ाता। स्पेयर पूछते हैं कि जब आपकी मौत आएगी, जब आपकी बॉडी डिके हो रही होगी, तब आपका भगवान में विश्वास, आपकी चैरिटी या आपकी औरतों की डिजायर आपको कैसे बचा लेगी? इन सब का मौत के सामने कोई मोल नहीं है। असली आज़ादी, असली इमोरलिटी तब मिलती है जब आप हर उस चीज से अपना विश्वास उठा लेते हैं जो आपको लिमिट करती है। स्पेयर क्लियरली कहते हैं कि सेल्फ लव ही एक एनर्जी है जो किसी की गुलाम नहीं है और जो हमेशा अपने खुद के अजय पर्पस को सर्व करती है। इस लेवल पर पहुंचकर आप रियलिटी के सिर्फ एक देखने वाले नहीं रहते, आप इस यूनिवर्स के मास्टर बन जाते हैं। आप उस अंधेरी और सबसे सीक्रेट स्टेट को पा लेते हैं जिसे स्पेयर ने एक गुप्त तेवरेन, मधुशाला, शराब खाने का नाम दिया था। स्पेयर लिखते हैं, आई हैव नॉट टोल्ड यू ऑफ दैट मोस्ट सीक्रेट टेवरेन वेयर पैशन गोज व्हेन यूथ हैज गॉन। मैं अब तुम्हें उस सबसे गुप्त मधुशाला के बारे में बता दिया जहां जवान तब जाता है जब जवानी खत्म हो जाती है। ये वो जगह है बिना किसी को नुकसान पहुंचे, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, यूनिवर्स के सबसे प्योर अनंत एस्टेसी के अमृत पी सकते हैं। ये एस्टेसी किसी ड्रग, किसी नीले या किसी फिजिकल प्लेजर के मोहताज नहीं है। एक्सटेसी तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि आप ही वो सब कुछ है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन एक इंसान जिसने सोसाइटी के सारे रूल्स तोड़ दिए, जिसने यूनिवर्स के कोड को हैक कर लिया, उसकी खुद की रियल लाइफ कैसी थी? ऑस्टिन ओसमैन स्पेयर, जिन्हें बॉय जीनियस कहा गया, जिन्होंने डेथ पोस्चर और साइकिल से साइकोलॉजी और जादू के धरातल को हिला दिया, उसका आखिरी वक्त कैसा बीता?
और उसकी इस टेरिफाइंग फिलॉसफी, इस चाउस की लेगेसी ने आज की मॉडर्न दुनिया, इंटरनेट और पॉप कल्चर को कैसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट मैट्रिक्स की आखिरी चैप्टर, स्पेयर का अंत और हमारी रियलिटी का असली सच, हम देखेंगे अगले और फाइनल पार्ट में। जब एक इंसान सोसाइटी के सारे नियम तोड़ देता है, जब वो धर्म के डर को राख कर देता है और द डेथ पोस्चर और साइकिल्स के जरिए इस यूनिवर्स के सोर्स कोड को हैक कर लेता है, तो उसके साथ आखिर क्या होता है। आम तौर पर हमारा दिमाग सोचेगा कि ऐसा इंसान दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, वो एक महल में रहेगा या दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ऑस्टिन ऑस्मेन स्पेयर की जिंदगी इस फिलोसफी के एक जीता जागता और दुनिया के हिसाब से एक बेहद अजीब परिणाम थी। जिस आर्ट वर्ल्ड ने उन्हें जवानी में बॉय जीनियस कहकर सर आंखों पर बिठाया था, उसी सोसाइटी ने उनकी इस डार्क, समझौता ना करने वाली और सोसाइटी डिस्ट्रॉइंग सोच के धीरे धीरे रिजेक्ट कर दिया। और स्पेयर ने भी उस फेम और सक्सेस को ठुकरा दिया। उन्होंने रॉयल सैलून्स की चमक धमक और माया फेयर के अमीरों की पार्टियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल साउथ लंदन के वर्किंग क्लास बेसमेंट में अपनी स्ट्रे कैट्स के साथ एक भीड़ से अलग अकेले किसी साधु की तरह जिए। वहाँ बेहद गरीबी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बमबारी में उनका घर और उनका बहुत सारा आर्ट तबाह हो गया। लेकिन स्पेयर अंदर से बिल्कुल शांत और आज़ाद थे। उन्होंने वो शून्य हासिल कर ली थी जिसके बारे में उन्होंने द बुक ऑफ प्लेजर में लिखा था। अपनी किताब के आखिरी हिस्से ऑन माई सेल्फ में वो लिखते हैं, द माइशरी ऑफ द वर्ल्ड वुड सीम एटर्नल, Whilst I, in the midst, like an infant not yet smiling and impressive in purity of self-love. दुनिया का दुख अनंत लग सकता है, जबकि मैं इस बीच में एक ऐसे बच्चे की तरह जो अभी मुस्कुरा भी नहीं रहा, आत्म प्रेम की पवित्रता में सुरक्षित हूँ। स्पेयर ने खुद को साइलेंट वॉचर कहा, जो इस डुअलिटी की दुनिया से अलग हो चुका था। उन्होंने इस दुनिया के ब्लडी स्पेक्ट्रेट को, खून से सने हुए भगवान को पूरी तरह नकार दिया और उस पर विश्वास करने को सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बताया। स्पेयर कभी कोई गुरु या मास्टर नहीं बनना चाहते थे। उनका मानना था कि द ट्रू टीचर implants no knowledge but show him his own सुपर एविडेंस। एक सच्चा गुरु कोई ज्ञान नहीं डालता, बल्कि शिक्षा को उसकी अपनी ही अनंत शक्ति दिखाता है। और उस शक्ति को दिखाने के बाद ही रिटायर्स बिफोर ग्रेटिट्यूड और सेंटिमेंट सेट्स इन। वो सच्चा गुरु शिक्षा के दिल में एहसास या सेंटिमेंट पैदा होने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। स्पेयर ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने जादू की सबसे डेंजरस मैनुअल लिखी और फिर दुनिया की नज़रों से गायब हो गए। 15 मई 1956 को जब उनकी मौत हुई, तब तक आम दुनिया उन्हें एक भूला बिसरा और अजीब कैरेक्टर समझती थी, एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन असली शक्तियाँ, असली सच्चाई कभी मरती नहीं है। वो बस जमीन के नीचे छिप जाती है और सही वक्त के इंतजार करती है। स्पेयर के मरने के बाद केनेथ ग्रैंट जैसे ऑकल्टिस्ट ने उनके जोश किया को फिर से ढूंढ निकाला। उनकी अंडरग्राउंड राइटिंग मॉडर्न मैजिकल्स के हाथ लगी। 1970s में स्पेयर की इन किताबों को पढ़कर पीटर जे क्राउडोल
और रे शेरविन ने चाउस मैजिक का नाम दिया, एक ऐसी मैजिकल ट्रेडिशन जिसमें डोगमास, कठोर नियम, भगवान और कर्मकांड नहीं थे, बल्कि जिसमें सिर्फ प्योर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और बिलीफ को एक टूल की तरह यूज करना सिखाया गया। आज आप इंटरनेट पर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉप कल्चर आइकन और ग्राफिक नॉवेल्टीज जैसे एलन मोरे की राइटिंग में जो ऑकल्ट थीम्स देखते हैं, उन सब की रगों में ऑस्टिन ऑसमैन स्पेयर का ही खून दौड़ रहा है। आजकल के मॉडर्न विचेस जादूगरों जो साइकिल बनाते हैं, वो जाने अनजाने में स्पेयर के ही उस माइंड हैकिंग कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया आज द डेथ पोस्चर, साइकिल, मैजिक और एट्राविस्टिक रेजिगेंस की शक्ति को वापस पहचान रही है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में मैं आपको द बुक ऑफ प्लेजर का सबसे बड़ा और सबसे हिला देने वाला प्लॉट ट्विस्ट बताना चाहता हूँ। एक ऐसी बात किसी भी धर्म ग्रंथ या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में आपको कभी नहीं मिलेगी। सारी किताबें, सारा धर्म आपसे कहते हैं कि उनकी बातों पर, उनके रूल्स पर विश्वास करिए। लेकिन स्पेयर की यह किताब क्या कहती है? स्पेयर किताब के आखिरी में लिखते हैं, Therefore believe nothing in the book by neither and dispel the conceptions of neither by the neither। इसलिए इस किताब की किसी भी बात पर विश्वास मत करो। नेदर के प्रिंसिपल से इस सभी बातों को और यहाँ तक कि खुद नेदर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दो। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। स्पेयर कह रहे हैं कि यह किताब सिर्फ एक टूल है, इसने आपको जगाने का काम कर दिया है। अब इस किताब के कॉन्सेप्ट को पकड़कर मत बैठ जाना, वरना यह किताब खुद आपके लिए एक नया धर्म, एक नया डर बन जाएगी। इसे भी नेदर के वैक्यूम में जलाकर राख कर दो, क्योंकि स्पेयर जानते थे कि जब तक दिमाग किसी भी विश्वास से बंधा है, चाहे वो विश्वास द डेथ पोस्चर पर ही क्यों ना हो, तब तक इंसान पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता। इस किताब का और इस पूरी साइकोलॉजी ऑफ एक्सटेसी का आखिरी पैगाम सिर्फ ये है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा खजाना आपके बाहर किसी आसमान में नहीं है, वो आपके अपने सबकॉन्शियस के उस अंधेरे, आदि और रहस्यमय समुंदर में छिपा है। जब आप बिना किसी डर के, बिना किसी मोरालिटी के अपनी डिजायर को ऑर्गेनिकली मैनिफेस्ट होने देते हैं, जब आप सोसाइटी के हर नियम को ठुकराकर अपनी कॉन्शियसनेस के शून्य में उतरते हैं, तब अचानक एक दिन आपकी आंख खुलती है। तब आप रियलाइज करते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को, इस रियलिटी के आम से खेल का कोई छोटा सा हिस्सा या कोई हेल्पलेस प्लेयर नहीं है। आप ही इस रियलिटी के क्रिएटर हैं, और इसलिए स्पेयर इस महान ग्रंथ को एक आखिरी लिबरेटिंग आदेश के साथ खत्म करते हैं। ओह वाइस मैन, प्लीज थाई सेल्फ। हे ज्ञानी मनुष्य, सिर्फ खुद को खुश रख, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कर। द साइकोलॉजी ऑफ एक्सटेसी आखिर में यही है, मुकम्मल आजाद, किसी पे आश्रित नहीं, बिना किसी पाप के बोझ के, और अनंत रूप से अपनी ही बनाई इस मैजिकल दुनिया में लीन। आप ही वो अल्टीमेट सेल्फ हैं। जागिए और अपनी इस रियलिटी को अपने इरादों से दोबारा लिखना शुरू कीजिए।